जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस नए वीडियो में हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 10 के उन प्यारे बच्चों के लिए ग्रह विज्ञान विषय का वायरल मॉडल पेपर जो अभी तक अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं दिए हैं। तो हो सकता है आपके विद्यालय में इसी तरह का पेपर आ जाए अर्धवार्षिक परीक्षा का ग्रह विज्ञान विषय का। तो आप इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लें और अपने सभी इष्ट मित्रों में शेयर कर दें। एक एक प्रश्न का उत्तर भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का और पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। नोट के अंतर्गत ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्न करना होगा। प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ और खंड बा है। पेपर 2 खंडों में विभाजित रहेगा। अब खंड आ में क्या रहेगा, यहां पर ध्यान देना। खंड आ में क्या रहेगा, निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही विकल्प चुनकर ओएमआर सीट में गोले को काला करें। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के अंतर्गत 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इस तरह से खंड आ होगा कुल 20 अंकों का। और इन प्रश्नों का उत्तर आपको ओएमआर सीट में भरना होगा, जैसा कि यहाँ पर निर्देश दिया गया है। तो चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित इस मॉडल पेपर को पूरा हम लोग देख लेते हैं। एक एक प्रश्न का उत्तर समझते चलेंगे आप सभी लोग। और साथ ही मैं आपको बता दूं, 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये वायरल मॉडल पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि यदि एक पुस्तक का मूल्य 35 रुपया है तो 12 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा। हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, तुरंत आप छोटी कक्षाओं में करते आए हैं। 35 और 12 की गुणा कर देंगे, बस हमारा उत्तर निकल आएगा। यहाँ पर ध्यान देना, 12 पंचे 60 होता है, हासिल 6 मिलते हैं। और 12 तियां क्या होता है, 12 दूना 24 और 12 तियां 36। 36 और 6 कितने हो गए, 40। 400 निकल कर आ गया। अब आप लोग देख लो कौन सा विकल्प है जिसमें 400 रुपए लिखे हैं। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। यदि एक पुस्तक का मूल्य 35 रुपया है तो 12 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा, 400 रुपया होगा। घबराना नहीं है, इस तरह के सवालों से आपकी परीक्षा में आएंगे, आप इसी तरह से सॉल्व कर लेना। चलिए अगला प्रश्न है, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है। पहला विकल्प बचत और दूसरा है व्यय पर नियंत्रण, तीसरा है आय की जानकारी और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य होता है उपर्युक्त सभी के लिए पारिवारिक बजट यानी बजट बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, घर की सफाई करने के बाद कूड़े का क्या करना चाहिए। आप सभी जानते हैं घर की सफाई करने के बाद कूड़े को कूड़ेदान में डालना चाहिए, ना कि सड़क पर फेंकना, ना ही घर में रखना चाहिए और ना ही नाली में बहाना चाहिए। कैसे, कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है जल का रासायनिक सूत्र है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग ध्यान दें, HO2 या H2O2। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, H2O जल का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, ATS अथवा टिट बैग का इंजेक्शन किस रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, टिटनेस रोग के बचाव के लिए ATS अथवा टिट बैग का इंजेक्शन लगाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 7 है, टाइफाइड रोग फैलता है तो टाइफाइड रोग कैसे फैलता है, यानी दिए गए विकल्पों में से किस जीवाणु के द्वारा फैलता है।
इसका राइट आंसर है बी वाला ऑप्शन, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के द्वारा टाइफाइड रोग फैलता है। प्रश्न संख्या 8 है, घर में सिलाई करने से बचत होती है। तो यदि आप घर में अपने कपड़ों को सिलते हैं तो इससे क्या होगा, हमारे समय की, धन की और वस्त्र की, तीनों की बचत होगी। राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। कपड़े पर निशान लगाना चाहिए। कपड़े पर निशान यानी जब कपड़ा काटा जाता है तब, यानी कपड़ा जब काटते हैं उसके पहले नाप के अनुसार उसमें निशान लगाया जाता है और ये निशान लगाया जाता है मिल्टन चौक से। प्रश्न संख्या 10 है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है खट्टे फलों के अंतर्गत। डी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न अगला है, भोजन परोसने के लिए यहाँ पर ये देखिए रिक्त स्थान है और इस रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, यानी भोजन परोसने के लिए कांटेदार चम्मच यानी फोर्क या हाथ की उंगलियों या लकड़ी की छुरी या बड़ा चम्मच का प्रयोग करना चाहिए। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा, भोजन परोसने के लिए बड़ा चम्मच का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न संख्या 12 है, भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक होता है। तो यदि भोजन में हम सोडा डालते हैं तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। डी वाला ऑप्शन सही होगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कितने आसान प्रश्न आते हैं और इसी तरह के प्रश्न आएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा में। अगला प्रश्न है, रोगी का भोजन होना चाहिए। रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए, ऐसा हो जिसे वह आसानी से पचा सके, सुपाच्य होना चाहिए। डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 14 है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। बिल्कुल आसान आसान प्रश्न आते हैं। विकल्प इस प्रकार से हैं मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य के शरीर में कुल 206 अस्थियां यानी हड्डियां होती हैं। प्रश्न संख्या 15 है, रोगी के लिए आहार व्यवस्था का क्या उद्देश्य है। यानी रोगी को कैसा आहार देना चाहिए, संतुलित आहार देना चाहिए या पोषण की कमी कर देनी चाहिए या अधिक ऊर्जा देना चाहिए। तो राइट आंसर है संतुलित आहार देना चाहिए। रोगी व्यक्ति को संतुलित आहार देना चाहिए। प्रश्न संख्या 16 है, सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है। तो सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग कब होता है, डूबने पर होता है या बेहोश होने पर या हड्डी टूटने पर। तो सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों डूबने पर होता है। बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मानव मेरुदंड में कितनी पृष्ठीय कशेरुक होती हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना 12 होती हैं। प्रश्न संख्या 18 है, मांसपेशियों में अस्थिभंग के कारण यहाँ पर रिक्त स्थान क्या होगा, यानी क्या भरा जाएगा। यदि मांसपेशियों में अस्थिभंग हो गया है यानी हड्डी टूट गई है तो सूजन आ जाएगी, दर्द भी होगा, अंग वह निष्क्रिय भी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है, थर्मामीटर की सहायता से हम पता लगाते हैं। क्या पता लगाते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, शारीरिक तापमान। यदि आपको तेज ज्वर या बुखार है तो आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और आपको डॉक्टर साहब देते हैं थर्मामीटर, ताकि आपके शरीर का टेम्परेचर पता चल सके, यानी शरीर का तापमान पता चल सके। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, खूंटी यानी दुराग्रह संधि पाई जाती है। तो ये पाई जाती है कोहनी में। बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब बारी आती है खंड बा की। खंड बा में इस तरह के प्रश्न आने हैं। निर्देश है प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम आपको 25 शब्दों में लिखना होगा और ये प्रत्येक प्रश्न आएगा 2 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 21 है, कीड़ों तथा फफूंदी से वस्त्रों की रक्षा आप किस प्रकार करेंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, एक एक प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बताया था कि बताऊंगा, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन हर एक प्रश्न का उत्तर आपको पता चलेगा। यहाँ पर ध्यान देना, प्रश्नोत्तर संख्या 21 का उत्तर आप लोग यहाँ पर देखेंगे। वस्त्रों को कीड़ों से बचाने के लिए उन्हें सुरक्षित स्थान पर संभाल कर रखना चाहिए। ऊनी वस्त्रों को बंद करते समय उनमें नेफ्थलीन की गोलियां या नीम की सूखी पत्तियां रखनी चाहिए। फफूंदी से बचाव के लिए कपड़ों को कभी भी नम या गीली दशा में बंद करके नहीं रखना चाहिए। यदि अधिक समय तक बंद रखना हो तो वस्त्रों को कलफ भी नहीं लगा होना
चाहिए। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए ध्यान दें, अगला प्रश्न है यहाँ पर, आप लोग ध्यान दें, वस्त्रों के ड्राफ्ट बनाने से क्या लाभ होता है? यानी वस्त्रों का ड्राफ्ट बनाने से क्या लाभ होता है, तो ड्राफ्टिंग क्यों की जाती है, यहाँ पर इसका उत्तर प्रश्नोत्तर संख्या 22 के अंतर्गत ध्यान दें। ड्राफ्टिंग का आशय है कि वस्त्र सिलने से पहले उसका खाका वस्त्र पर बना लेना। किस तरह के वस्त्र सिलना है, क्या बनाना है, उसका खाका वस्त्र पर बना लेना, उसे ही क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कहते हैं। ऐसा कर लेने से वस्त्र सही नाप के अनुसार बनता है तथा पहनने वाले के शरीर पर भी शोभित होता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि रेखांकित चेक किसे कहते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ध्यान देना आप सभी लोग। प्रश्नोत्तर संख्या 23। बैंक के उस चेक को रेखांकित अथवा क्रॉस चेक कहा जाता है जिसमें चेक के बाईं ओर दो समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं। इस चेक का पैसा प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है और इस चेक द्वारा नगद भुगतान नहीं किया जाता है। इस चेक द्वारा किया गया लेन देन सुरक्षित माना जाता है। यानी सबसे सुरक्षित चेक कौन सा है? रेखांकित चेक। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 24। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया के बीच दो अंतर लिखिए। प्राकृतिक श्वसन क्रिया और कृत्रिम श्वसन क्रिया में क्या अंतर है? चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 24 यहाँ पर समझेंगे इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग। प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन क्रिया में अंतर, क्या अंतर है? पहला अंतर है प्राकृतिक श्वसन क्रिया सदैव तथा प्रतिक्षण होती रहती है। हम कब सांस लेते हैं, कब छोड़ते हैं, ये निरंतर चलता रहता है क्योंकि ये प्राकृतिक श्वसन क्रिया है। जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया प्राकृतिक श्वसन में विघ्न पड़ने पर ही की जाती है। जब हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तब जाकर कृत्रिम श्वसन क्रिया की विधि अपनाई जाती है। ये पहला हो गया। चलिए दूसरा है प्राकृतिक श्वसन क्रिया एक अनैच्छिक क्रिया के रूप में होती रहती है। हमारी इच्छा हो या ना हो श्वसन क्रिया चलती रहेगी, उसे ही प्राकृतिक श्वसन क्रिया कहते हैं। जबकि कृत्रिम श्वसन क्रिया आवश्यकता पड़ने पर दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, अस्थि भंग के प्रकार, यानी केवल नाम आपको लिखना है कि किस तरह के अस्थि भंग होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर यहाँ पर ध्यान देना आप सभी लोग। अस्थि भंग के कितने प्रकार होते हैं? चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 25 का उत्तर ध्यान दें। दुर्घटना या किसी संघर्ष में किसी हड्डी का एक या दो स्थान से टूट जाना हड्डी का टूटना या अस्थि भंग कहलाता है। क्लियर। जिसे ही अस्थि भंग कहते हैं। किसी दुर्घटना में या किसी लड़ाई झगड़े में हड्डी का एक स्थान से या कई स्थान से टूट जाना ही अस्थि भंग कहलाता है। अब अस्थि भंग के प्रकार ध्यान दो। पहला है बहुखंडी अस्थि भंग, दूसरा है साधारण अस्थि भंग, तीसरा है पछड़ी अस्थि भंग और चौथा है संयुक्त अस्थि भंग, पांचवा है कच्ची अस्थि भंग और छठा है जटिल अस्थि भंग। तो ये 6 प्रकार के होते हैं अस्थि भंग, यानी 6 प्रकार से हड्डी टूट सकती है। क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 26 है प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, और इसका उत्तर ध्यान देना आप सभी लोग। बिल्कुल एक लाइन में है इसका उत्तर। प्रश्नोत्तर संख्या 26। चोट लग जाने के तुरंत बाद सर्वप्रथम जो उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। क्लियर। उसे ही क्या कहते हैं? प्राथमिक उपचार कहते हैं। चलिए ध्यान दें, अब इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे। तो किस तरह के आएंगे? प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत आपको लिखना है। प्रत्येक प्रश्न होगा 4 नंबर का और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न था 2 नंबर का। आप देख लो। अब प्रश्न ये जो हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन्हें आप जरूर तैयार कर लेंगे। और यहां पर प्रश्न संख्या 27, घर की सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर कैसे लिखना है? ध्यान दें। प्रश्नोत्तर संख्या 27, घर की सफाई का महत्व। पहला, गृह सज्जा में सहायक।
घर की सफाई पर ही गृह सज्जा निर्भर करती है। घर की सफाई ही एक ऐसा तत्व है जो गृह सज्जा की प्रत्येक शैली के लिए अनिवार्य है। यदि घर में सफाई की समुचित व्यवस्था ना हो तो गृह सज्जा के संपूर्ण साधन उपलब्ध होते हुए भी घर को सुसज्जित नहीं कहा जा सकता। ये हो गया पहला। अब दूसरा है कि रोगों के जीवाणु को पनपने से रोकती है। यदि घर की सफाई का एक उल्लेखनीय यानी यदि घर की सफाई समय समय पर होती रही तो घर में फैलने वाले रोगों के जीवाणु भी नष्ट होंगे। क्योंकि ध्यान दें, यहाँ पर लिखा है घर की सफाई का एक उल्लेखनीय महत्व यह है कि इसके माध्यम से घर में रोगों के जीवाणुओं को पनपने से रोका जा सकता है। अधिकांश रोगाणु गंदगी, धूल एवं जालों आदि में ही पनपते हैं। अतः यदि घर में नियमित रूप से सफाई होती रहे तो रोगों के जीवाणु पनपने की आशंका घट जाती है। तीसरा है स्वास्थ्य वर्धक। घर की सफाई परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य में सुधार तथा उन्हें स्फूर्ति उत्पन्न करती है। घर की सफाई का अनुकूल प्रभाव उसमें रहने वालों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। घर की सफाई प्रसन्नता, उत्साह एवं जीवन में प्रेरणा प्रदान करती है। अगला है जीवन स्तर को ऊंचा बनाने में सहायक। मेरे प्यारे बच्चों, उच्च जीवन स्तर के लिए घर का साफ सुथरा होना अति आवश्यक माना जाता है। क्लियर? यानी उच्च जीवन स्तर के लिए घर का साफ सुथरा होना अति आवश्यक माना जाता है। ये भी आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना आप सभी लोग। प्रश्न क्या है कि वृक्षारोपण भोजन पकाने के, यहाँ पर प्रश्न संख्या 28, भोजन पकाने के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो चलिए ध्यान दें, इसका जो है उत्तर क्या हो जाएगा। ये प्रश्न थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पर ध्यान देना, प्रश्न होना चाहिए था कलफ के प्रकार बताइए। कलफ के प्रकार। और अरारोट एवं मैदे का कलफ बनाने की विधि। अरारोट एवं मैदे का कलफ कैसे बनाया जाएगा। मैदे का कलफ, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, उत्तर मैं क्लियर कर दूंगा। ये प्रश्न जो है ध्यान देना ये है, कलफ के प्रकार कितने हैं, अरारोट और मैदे का कलफ कैसे बनाया जाएगा। चलिए ध्यान दें, इसका उत्तर प्रश्नोत्तर संख्या 28। कलफ के प्रकार: मैदे का कलफ, अरारोट का कलफ, चावल का कलफ, साबूदाने का कलफ तथा गोंद का कलफ, इतने प्रकार होते हैं। अब अरारोट एवं मैदे का कलफ कैसे बनाया जाता है। मैदा तथा अरारोट से कलफ तैयार करने की विधि समान ही होती है, एक तरह से ही बनता है, चाहे मैदे का हो या अरारोट का हो। इसके लिए मैदा या अरारोट एक बड़ा चम्मच, मोम चौथाई चम्मच तथा सुहागा आधा चम्मच लिया जाता है। इस सामग्री से कलफ तैयार करने के लिए तीनों ही पदार्थों को थोड़े से ठंडे पानी में मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार कर लिया जाता है। इसके उपरांत इस घोल को किसी कढ़ाई या खुले मुंह के बर्तन में डालकर धीमी आंच पर रखा जाता है। घोल को निरंतर चम्मच से चलाते रहते हैं तथा साथ साथ आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते रहते हैं। घोल धीरे धीरे पकने लगता है, यहाँ पर ध्यान दें, पकने लगता है। और जब घोल भली भांति पक जाए तब कलफ तैयार हो जाता है। अब कलफ वाले बर्तन को आग से नीचे उतार लिया जाता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 29, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है वृक्षारोपण से क्या लाभ है, वृक्ष लगाने से हमको क्या लाभ मिलेंगे। तो प्रश्नोत्तर संख्या 29, इसका उत्तर आप लोग ध्यान दें। वृक्षारोपण से निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, वृक्षों से हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं जो मकान बनाने एवं फर्नीचर के काम में आती हैं। दूसरा, वन पर्यावरण को नियंत्रित रखते हैं। और तीसरा लाभ है वनों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो मानव के लिए अनिवार्य है। क्लियर? अगला है वनों के होने से मृदा अपरदन नहीं होता है, वनों के द्वारा मृदा अपरदन भी नहीं होगा। वनों के होने से वर्षा अच्छी होती है और सूखे की संभावना कम होती है।
वनों के द्वारा ही वर्षा भी अच्छी होती है और सूखा पड़ने की संभावना कम रहती है। वनों से हमें फल एवं अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। क्लियर। चलिए ध्यान दें, अगला प्रश्न संख्या 30 है। सिलाई किट की क्या उपयोगिता है? इसमें रखी जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसका उत्तर ध्यान देना। प्रश्नोत्तर संख्या 30 कह रहा है सिलाई किट की उपयोगिता। सिलाई किट बनाने से सिलाई कटाई के समस्त उपकरण एक साथ सुरक्षित हो जाते हैं, जिससे ये सामान्य रूप से गायब नहीं होते तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी भी उपकरण को तुरंत उपलब्ध किया जा सकता है। क्लियर। और सिलाई किट में रखी जाने वाली सामग्री कौन कौन सी हैं? तो फीता, इंच टेप जिसे कहते हैं, कैंची, मिल्टन चाक, धागे, पिने आदि, ये सभी सिलाई किट में रखी जाने वाली सामग्रियां हैं। क्लियर। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, यहाँ पर ओजोन परत का क्या महत्व है? प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर समझते चलेंगे आप सभी लोग। प्रश्नोत्तर संख्या 31 ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने का काम करती है। ओजोन परत के बिना जीवन संकट में पड़ सकता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणें यदि सीधे धरती पर पहुंच जाएं तो ये मनुष्य, पेड़ पौधों और जानवरों के लिए बेहद खतरनाक हो सकती हैं। ऐसे में ओजोन परत का संरक्षण बेहद महत्वपूर्ण है। क्लियर। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आप लोग। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। किस तरह के प्रश्न आने हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 32 से 34 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखना है। प्रश्न संख्या 32 ध्यान दें। सिलाई किट किसे कहते हैं? उसमें रखने वाले सामान की सूची बनाइए और प्रत्येक का उपयोग लिखिए। 6 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा इस प्रश्न को लिख सकते हैं आप, ग्रह गणित क्या है, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 33 है। पर्यावरण प्रदूषण के विभिन्न कारण लिखिए। अथवा जल के विभिन्न स्रोत तथा जल बचत यानी संरक्षण के उपाय लिखिए। प्रश्न संख्या 34 है। अर्ध तरल आहार क्या है, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? किसी एक प्रकार के तरल आहार को बनाने की विधि लिखिए। तो इस तरह का पेपर आएगा आपकी अर्धवार्षिक और बोर्ड दोनों परीक्षाओं में। पेपर यानी आपकी बोर्ड परीक्षा 2026 में होगी, तो इसलिए आप इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना अपनी अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए। वीडियो को शेयर लाइक जरूर कर दें। जय हिंद।